Hello friends, in this video we will discuss the section number 49 of the CGST Act that is related to the payment of tax, interest, penalty and other amount. So let us go to study the section number 49. The section number 49 says is that whatever you are depositing cash or through bank to the GST portal that will be credited to your इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। समझ में आया? जो भी आप कैश या बैंक के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करते हो वो आपके जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होगा। दिस इज सेक्शन 49 सब सेक्शन 1। नाउ सेक्शन 49 सब सेक्शन 2, whatever ITC, that is input tax credit, you are claiming as per your self-assessment basis, it will be credited to your electronic credit ledger। मतलब जो भी आप DSTR 3B में अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाते हो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 बताता है कि आप कैश या बैंक के थ्रू जो भी टैक्स डिपॉजिट करते हो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होगा, और जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में दिखाते हो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। नाउ वी विल गो टू द bare section 49. Now the section 49 subsection 3 says that the balance available in your electronic credit ledger will be utilized for the purpose of payment of what? Tax, interest, penalty, fees or any other amount. So कैश लेजर में जो भी बैलेंस अवेलेबल है उसका यूज आप टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का या फीस का पेमेंट करने के लिए कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपके क्रेडिट लेजर में जो भी आईटीसी का क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है उसका यूज भी आप टैक्स का पेमेंट करने के लिए कर सकते हो, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अब तक आपको समझ में आ गया सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 to 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। कैश या बैंक से जो भी टैक्स डिपॉजिट कराया वो आपके कैश लेजर में आ जाएगा। आईटीसी जो आपने जीएसटीआर 3B में ली है वो आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का बैलेंस आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर फीस और एनी अदर अमाउंट का पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, हालांकि इट विल बी सब्जेक्ट टू certain condition. Now we will discuss the most important part of section 49, that is section 49 subsection 5. So under the GST regime there is three taxes: IGST, CGST and SGST. So the credit of a CGST cannot be used for the purpose of a payment of SGST. समझ में आया? This is a fundamental rule. And the credit of SGST cannot be used for the purpose of payment of CGST. So आप अगर SGST का आपको पेमेंट करना है तो आप SGST के पेमेंट करने के लिए CGST की क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। सेम आपको सीजीएसटी की लायबिलिटी है तो सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए भी आप एसजीएसटी का यूज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि सीजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं हो सकती एंड एसजीएसटी की क्रेडिट सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं हो सकती है। नाउ व्हाट अबाउट द आईजीएसटी? सो द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड for the purpose of a payment of IGST. So this must you remember that IGST की जो भी क्रेडिट है वो पहले कहाँ पे यूटिलाइज होगी? IGST की लायबिलिटी सेटअप करने के लिए। उसके बाद आप वही क्रेडिट जो आईजीएसटी की रिमेनिंग रहती है उसका उपयोग आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज
कर सकते हो। तो आईजीएसटी का बैलेंस आप कैसे यूज करोगे? आईजीएसटी का आईटीसी का जो भी बैलेंस है वो पहले आईजीएसटी के लायबिलिटी के सामने यूज होगा। उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी के सामने सेट अप कर सकते हो। दिस में बी इन एनी ऑर्डर। समझ में आया? दिस में बी इन एनी ऑर्डर। नाउ अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस है, सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस, तो सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप होगा, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप होगा। सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप होगा, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप होगा। सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस आप एसजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस है तो पहले आप एसजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस एसजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप करेंगे और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप करेंगे। मतलब एसजीएसटी का जो भी आईटीसी का आपका बैलेंस बचा है वो सबसे पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी के सामने सेटअप होगा। उसके बाद अगर कोई भी बैलेंस बचता है तो वह आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, एसजीएसटी के साथ साथ आप यूटीजीएसटी को भी रीड करना है। एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का जो भी बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आप सीजीएसटी के पेमेंट के सामने यूज नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द मेजर फंडामेंटल रूल which is defined or which is given under section 49(5) for the purpose of utilization of the input tax credit. Now we will move to the section part. Now one more thing is, state tax shall be first utilized for the purpose of a payment of state tax and then it will be utilized for the purpose of payment of integrated tax. तो हमने पहले ही बोल दिया था कि स्टेट टैक्स का जो भी बैलेंस होगा वो पहले स्टेट टैक्स की लायबिलिटी के सामने यूटिलाइज होगा, उसके बाद आईजीएसटी के सामने यूटिलाइज होगा। हालांकि स्टेट टैक्स आईजीएसटी के सामने तभी यूटिलाइज होगा जब आईजीएसटी की क्रेडिट खत्म हो जाएगी एंड सीजीएसटी की क्रेडिट भी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है, अगर आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है 1000, आपकी आईजीएसटी की क्रेडिट है 100, सीजीएसटी की क्रेडिट है 900 एंड एसजीएसटी की क्रेडिट है 100। सो सबसे पहले आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी सेटअप होगा, राइट? उसके बाद कितने बचे? 900। तो 900 की लायबिलिटी आप सीजीएसटी में से रिड्यूस करेंगे। जब तक सीजीएसटी का बैलेंस है तब तक आप एसजीएसटी को यूज नहीं करेंगे। ऐसा कहां पे दिया गया है? सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 में। सेम वे यूटीजीएसटी की जो भी बैलेंस है उसका यूज आप सबसे पहले यूटीजीएसटी के पेमेंट के लिए करेंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसका यूज आप आईजीएसटी के पेमेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जब तक आईजीएसटी की लायबिलिटी आईजीएसटी में से ही पे की जा सकती है तो पहले आईजीएसटी में पे करेंगे, उसके बाद हम सीजीएसटी का बैलेंस देखेंगे। अगर सीजीएसटी का बैलेंस सफिशिएंट है तो हम यूटीजीएसटी या फिर स्टेट जीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए क्या कंडीशन हो गई? सबसे पहले हमें क्या करना है? आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी दिस इज लायबिलिटी, उसके सामने आईटीसी कहां से आएगी? सबसे पहले आएगी आईजीएसटी, फिर आएगा आपका सीजीएसटी एंड फिर आपका आएगा एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सो दिस must be in a sequential order as per section number 49 subsection 5. So I hope you will understand this. Now
we have already discussed that central tax shall not be utilized towards payment of state tax or a union territory tax, and state tax or a union territory tax shall not be utilized for the purpose of payment of central tax. So this we have already discussed. Now अगर मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस है और उसका मुझे रिफंड चाहिए, मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस है सपोज टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फीस का और एनी अदर अमाउंट व्हिच मे बी पेएबल अंडर द जीएसटी लॉ। अगर मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है और उसका मुझे रिफंड चाहिए, तो मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। इट विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 54। ठीक है। Now, whatever your liability will be determined under this act will be recorded under the electronic liability ledger. तो अब तक हमने दो लेजर डिस्कस किए थे। कैश में जो भी पेमेंट करते हो वो आपके कैश लेजर में जाएगा। जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो या उसका यूज करते हो, उसका रिफ्लेक्शन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। और जो भी आपकी लायबिलिटी है वो कहां पे रिफ्लेक्ट होगी? आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। नाउ अब हम वो डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या डिस्चार्ज करेंगे? माय ऑल टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर फीस और एनी अदर अमाउंट फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। सो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? आपके प्रीवियस पीरियड का जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट होगी वो सबसे पहले यूज होगी। उसके बाद आपके करंट पीरियड का जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट होगी वो यूज होगी। उसके बाद अगर जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे यूज होगा? For the purpose of payment of any other amount under this act or rules, including the demand determined under section 73 or 74। So आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे होगी? पहले तो प्रीवियस टैक्स पीरियड की अगर कोई भी लायबिलिटी आपकी पेंडिंग है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड अदर ड्यूज, तो वो पहले सेटलमेंट होगा। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का सेल्फ असेसमेंट टैक्स और अदर ड्यूज सेटलमेंट होगा। उसके बाद अगर जो भी बैलेंस है वो आपके अदर लायबिलिटी के लिए यूज होगी। नाउ एक और डीम्ड इम्प्लीकेशन है कि जो भी बंदे ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो एवरी पर्सन, जो भी बंदे ने गुड्स और सर्विसेज के टैक्स का पेमेंट कर दिया है, अगर कुछ कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने वो जीएसटी के टैक्स का बर्डन किसी और को यानी कि रिसिपिएंट को पास ऑन कर दिया है। मतलब उसने खुद जीएसटी टैक्स का बर्डन अपने सर पे नहीं लिया है, उसने अपने परचेजर को, मतलब जो उसके पास से परचेज करता है रिसिपिएंट को, उसने वह टैक्स का बर्डन पास ऑन कर दिया है, ऐसा मान लिया जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 में। नाउ वन थिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टैक्स ड्यू? टैक्स ड्यू का मतलब होता है टैक्स पेएबल। हाउएवर इट विल नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी। अदर ड्यूज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट। तो टैक्स का मतलब ओनली टैक्स होता है। अदर ड्यूज का मतलब होता है इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी। नाउ एक चीज और आती है, अगर मेरे पास मुझे कैश लेजर में पेमेंट करना है क्योंकि मेरी लायबिलिटी मुझे कैश से सेटल करनी है जीएसटी की, तो कैश लेजर में मैं जैसे ही पेमेंट करने जाऊंगा, आई विल फाइंड द कॉलम फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस एट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो भी आपका एक कॉलम होगा, अब मुझे पेमेंट करना था आईजीएसटी का और गलती से मैंने पेमेंट कर दिया एसजीएसटी का। सो अब क्या होगा? कैश बैलेंस का लेजर
आप वही हेड के सामने ही यूज कर सकते हो। अगर मेरे एसजीएसटी में 100 रुपीज पड़े और मेरी लायबिलिटी आईजीएसटी की है, तो मैं एसजीएसटी के कैश बैलेंस से उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। So to remove such a difficulty, the government has implement one of the subsection, that is subsection number 10, section 49 subsection 10। उसमें दिया गया है कि रजिस्टर पर्सन may transfer their cash balance from one head to another head on the जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पे अगर मेरी आईजीएसटी की 100 लायबिलिटी है और मेरे एसजीएसटी में 100 रुपीज का बैलेंस पड़ा है, तो मैं अपने एसजीएसटी के कैश लेजर से आईजीएसटी के कैश लेजर में 100 रुपीज ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं कैश लेजर में वन हेड टू अनदर हेड अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकता हूँ। सो इट इज परमिटेड इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम कैश लेजर फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। हालांकि जो जो भी हेड से मैं अपनी अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, वहां से ऐसा माना जाएगा कि रिफंड इश्यू हो चुका है, और जिस हेड में मैंने अमाउंट ट्रांसफर की, वहां पे माना जाएगा कि मैंने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है। समझ में आया कि अगर मैंने एसजीएसटी से अमाउंट आईजीएसटी में ट्रांसफर की, तो उससे माना जाएगा कि एसजीएसटी में से रिफंड मिल गया और आईजीएसटी में मैंने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है। So this was the discussion for section number 49, that is related to the payment of tax, interest, penalty and other amount. So I hope you will understand the implication of section 49. Thank you.